मैं धनंजय कुमार, द नागरिक में आपका स्वागत है। अदालत में, सुप्रीम कोर्ट में आज भी सुनवाई हुई और कल भी सुनवाई होगी। कल शायद फैसला आ जाएगा, लेकिन फैसला क्या होगा वो लगभग आसपास है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भी है कि वोटर फ्रेंडली है बिहार का एसआईआर। तो जब वोटर फ्रेंडली है तो फैसले में जाहिर है कि वो फ्रेंडशिप को नहीं तोड़ा जाएगा, यानी एसआईआर जो है स्पष्ट रूप से चलता रहेगा। और कई सारी बातें हैं। दूसरी तरफ राहुल गांधी जो है वो 17 तारीख से बिहार में पदयात्रा पे आ रहे हैं और बिहार में 17 तारीख से लेकर के वो 22 जिलों में घूमेंगे, 50 विधानसभा सीट कवर करेंगे। और वो जाहिर है कि बिहार में जब राहुल गांधी चल रहे होंगे तो एसआईआर पे लगातार बात होगी, एसआईआर पे लगातार बात हो रही है। और खास ये हो गया कि अब राहुल गांधी के पीछे पीछे भाजपा वाले भी चल पड़े हैं। अब भाजपाई भी ढूंढ के ला रहे हैं। अभी मैं देख रहा था कि रायबरेली में भी इतने सारे मतदाता है, एक घर पे इतने मतदाता हैं वगैरह वगैरह होने लगा है। कोई कर्नाटक में ढूंढ के ला रहा है, कोई। ये अच्छा हुआ। राहुल गांधी ने कम से कम एक अच्छा काम किया कि मतदाता सूची जो है उस पर चर्चा हो रही है, उस पर बात हो रही है। और मतदाता सूची में कहाँ गड़बड़ी है, कहीं कोई ये नहीं बता रहा है कि ये देखिए कितना ठीक है, बता रहा है यहाँ गड़बड़ है, यहाँ गड़बड़ है, रायबरेली में गड़बड़ है, अमेठी में गड़बड़ है, वहाँ केरल के जो जहाँ प्रियंका गांधी लड़ रही है वहां से भी गड़बड़, वायनाड में भी गड़बड़ है। कहाँ कहाँ भी गड़बड़ ढूंढेंगे। हालांकि नैरेटिव, तरह तरह के नैरेटिव गढ़े जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है इस पर भी लोग हैं। बहस हुई थी कल, दो लोगों को पेश भी किया जो मृत साबित कर दिए गए, वोटर लिस्ट में वो जिंदा है। ऐसे कई लोगों के बारे में कहा गया। बीएलओज की जान सूख रही है कि पता नहीं कहाँ क्या कार्रवाई हो जाए बीएलओज पे, चूंकि जो गड़बड़ियां हो रही है इसका सारा ठिकरा उसी के सर फूटेगा, बीएलओज के सर फूटेगा। कौन सस्पेंड होंगे, किसकी सैलरी कट जाएगी, किसका क्या होगा, कौन गाली खाएगा, कौन डांट खाएगा, बीएलओज की भी बातें आएगी। हालांकि बीएलओज आमतौर पर बात नहीं करते, बेचारे लोअर स्कूल के शिक्षक होते हैं, उनको कई सारी कोई भी डांट देता है जाकर के, तो वो नहीं बोलेंगे। और हमारे देश में है जो कमजोर है, मैं मुहावरा नहीं बोलूंगा नहीं तो कई हमारे जो स्त्रीवादी साथी हैं वो नाराज हो जाएंगे। हमारे गांव में वो कहावत है, लेकिन ये है कि जो कमजोर है उसको सब जो है डांट डपट लतिया जाते हैं। हमारे देश में व्यवस्था में भी ऐसे ही है, जो कमजोर पड़ता है उसको कोई भी कुचल के चला जाता है। उस संवेदना नहीं है कि हमारे जैसा ये भी इंसान है। अफसरों में भी वो संवेदना नहीं है, नेताओं में तो नहीं है। और दूसरी बात फिर ये भी है कि वो गन्ना पेरने वाली जो मशीन होती है ना, जितनी बार पेराई होगी उतना रस निकल जाता है। एकदम निचोड़ लेना है, बूंद बूंद निचोड़ लेना है। और उसके बाद जो उसका खलकोइया हमारे यहाँ बोलते हैं, उसका जो बच जाता है शिष्ट, उसको चूल्हे में जला दिया जाता है, बहुत बढ़िया जलता है, उसमें आग बड़ी जल्दी पकड़ लेती है। अब उसके अलावा ये देखिए कि सावरकर जी को लेकर के जो बयान दिया था राहुल गांधी ने पुणे की अदालत में, उस पर आज भी सुनवाई हुई और अभी चलेगी सुनवाई। अब उसमें ये खबर आई कि जो है राहुल गांधी की जान को खतरा है, वकील ने वहां पेश किया कि राहुल गांधी जी की जान को खतरा है, क्योंकि कई लोग उनके खिलाफ जो है उस तरह की बातें कर चुके हैं, धमकियां दे चुके हैं। उसमें केंद्रीय मंत्री हैं रवनीत सिंह बिट्टू, उनका भी नाम आया। एक और जिन्होंने कहा था कि देश का नंबर 1 आतंकवादी है राहुल गांधी। और बीजेपी के एक और नेता है तरविंदर सिंह मारवा, उन्होंने भी धमकाया था। फिर ये भी है कि जो सावरकर वाले प्रसंग में जो याचिकाकर्ता है वो आज तक लिख रहा है कि उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो है इस केस के शिकायतकर्ता नाथूराम गोडसे के सीधे वंशज हैं, इस वजह से उनकी सुरक्षा को खतरा बढ़ गया है। तो ये भी चल रहा है। लेकिन राहुल गांधी है कि वो तो आग से खेलने वाले व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी बहन कहती है प्रियंका की, भैया तुम आग से खेल रहे हो। मैंने कहा कि मैं आग से ही खेलता हूँ, आग से ही खेल रहा हूँ। तो जो एसआईआर है वो भी एक तरह की आग ही है। और चुनाव में चर्चा तो करते रहते हैं, बूथ कैप्चर हो गया, ईवीएम मशीन है, उधर बेईमानी हो गई, ये सब चर्चा तो होती रहती थी। लेकिन पहली बार ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी को इसका श्रेय मिलना चाहिए कि पहली बार मतदाता सूची पर चर्चा हो रही और एसआईआर हो रहा, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन।
विशेष गहन पुनरीक्षण और कई तरीके की बातें आ रही है। मतलब हम पत्रकारों को भी एकदम एक्यूरेट पता नहीं चलता कि हो क्या रहा है, अलग अलग समय पे अलग अलग बयान। लेकिन ये दिखाई पड़ने लगा है कि बीजेपी के नेताओं को भी लगने लगा है कि राहुल गांधी ने जो इशू खड़ा किया है वो बहुत भारी इशू है, उस पर बात होने की जरूरत थी। अब सुप्रीम कोर्ट में जाने का तो क्या फलाफल है वो आएगा कल, लेकिन सड़क पे राजनीति बहुत तीखी और तेज हो गई है। और जो नैरेटिव गढ़ने का प्रयास किया जा रहा था खास करके बीजेपी के द्वारा, वो नैरेटिव ये था कि हिंदू मुसलमान विदेशी घुसपैठिया तमाम, वो नैरेटिव बन नहीं पाया बिहार में। और बिहार में नैरेटिव बन गया कि बीजेपी चुनाव आयोग को आगे करके दलित पिछड़ों का वोट जो है वो चुराना चाहती है। बीजेपी कोशिश कर रही है कि जो महागठबंधन के वोट हैं या जो मुसलमानों के वोट हैं या जो दलितों के वोट हैं या जो पिछड़ों के वोट हैं, अति पिछड़ों के वोट हैं, उस वोट में कटौती कर दी जाए। 65 लाख लोगों को निकाल दिया गया है। 15-20 हजार 25 हजार हर बूथ हर विधानसभा सीट से निकल गए वोटर। तो ये कहा जा रहा है कि ये सब किया ही इसलिए जा रहा है कि बीजेपी येन केन प्रकारेण जीत ले और महागठबंधन को हार मिले। नीतीश कुमार भी बहुत फॉर्म में इस बार नहीं है और पोस्टर बॉय तो है, लेकिन उनके नाम पर अब जीत मिल जाए ये नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि 2020 के चुनाव में भी कहा गया कि नीतीश कुमार के नाम पर अब वोट नहीं पड़ता है। किसके नाम पर वोट पड़ता है इस बार वो बिहार में देखा जाएगा। लेकिन ये है कि इस बार राहुल गांधी वहां जो है टॉक ऑफ द स्टेट जिसको कहते हैं वो राहुल गांधी। और अब तो ये कहने लगे हैं लोग कि राहुल गांधी अब, कभी एक जमाना था जब कहा जाता था कि राहुल गांधी, कांग्रेस में भी लोग उनको नेता नहीं मानते, ढेर सारे कांग्रेसी उनके खिलाफ खड़े थे, लेकिन राहुल गांधी लगे रहे। एक दोहा है कबीरदास का, करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पे पड़त निशान। तो पत्थर पे भी रस्सी का निशान पड़ जाते हैं। राहुल गांधी ने उसी को पकड़ा, जिसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, लगातार निरंतरता बना के रखी। और उसके बाद जो उन्होंने क्रिएट कर दिया है, ऐसा लग रहा है कि एक नई हवा बह रही है और सुवासित है, सुगंधित है, मधुर है, मंद मंद हवा चल रही है। अच्छा लग रहा है देख। हमारे साथ कई सारे साथी हैं, फिलहाल देखिए 4 साथी। प्रफुल्ल भाई, शुरुआत आप ही से करता हूँ। राहुल जी। गांधी को जान राहुल गांधी जी को जान का खतरा, राहुल गांधी के वकील कह रहे हैं। राहुल गांधी तो इतने सिक्योरिटी में घूमते हैं, उनको कौन मार देगा। और उसके बाद ये जो एसआईआर की लड़ाई है, लगता है कोर्ट रूम में सॉल्व नहीं होने वाली। अगर जो भी फैसला दे वो लगता है जाएगा वहां तक, सड़क तक तो उतरेगा ही। क्या लग रहा है आपको? हाँ हाँ। जो पुणे में जान का खतरा है उसको कांग्रेस ने वापस ले लिया अच्छा, और वापस ये ले लिया। कहा है, हाँ, राहुल गांधी ने इस पर नाराजगी व्यक्त की है। और जो पुणे के वकील हैं राहुल गांधी के, उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है पुणे में और उन्होंने कहा कि मुझसे गलती हुई है और कल कोर्ट में पहुंच करके मैं अधिकृत रूप से इसको वापस लूंगा। बढ़िया, बढ़िया, आपने ये बहुत जी। जरूरी जानकारी दी थी। मुझे थोड़ी देर पहले मेरे पास जो न्यूज था उसमें ये नहीं था। अच्छा, ठीक है प्रफुल्ल भाई, बढ़िया बढ़िया बात है। हाँ, नहीं, वो अच्छा तो किया वापस ले। सुनील सर, धन्यवाद, उन्होंने करेक्ट किया। वो तो इसलिए भी उन्होंने कहा है कि कोर्ट में भी व्यक्तिगत रूप से पेश होने से तो छूट दे दी गई है ना। असल में उसमें आरोप लगाने वाले खुद ही फंस गए हैं। वो इसलिए फंस गए, वो तो चाहते थे कि समरी सुनवाई हो, लेकिन इन्होंने डिटेल सुनवाई की मांग की है ताकि वो उस पर खूब चर्चा होती रहे। इसलिए राहुल गांधी वहां जाने से भी उनको परहेज नहीं है। हाँ, मतलब एक छूट जो है सो उनको मिली हुई है, इसलिए वहां जाएंगे नहीं शायद। लेकिन जान के खतरा तो है ही, भले ही फॉर्मली वापस ले लें, लेकिन जो इशारा उनको करना था वो हो गया। एक पॉलिटिकल मैसेजिंग और नैरेटिव जो खड़ा करना था वो हो गया, क्योंकि जान का खतरा किन से है इसकी चर्चा तो हो गई सभी जगह। अब वो वापस लेंगे। जान की खतरा उनसे है जिनसे महात्मा गांधी को जान का खतरा हो गया। जान की खतरा उनसे है जिनसे इंदिरा गांधी को जान के खतरा हो गया। तो ये सब तो विमर्श में आ गया ना। अब अदालत में वापस ले लेंगे, उनके वकील ने खड़ा किया था, तो वो तो है ही। देखिए, मामला ये है कि आपने कहा सर के मामले में, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन,
बोलते बोलते अब जीहो ऐंठ गया है। सर बोलना से लगता है कि सुनील सर को बोल रहा। तो सर के मामले का अभी फैसला होना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए मुश्किल काम है कि हालांकि इस ढंग से लोग पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कहा, मेरा ख्याल है जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, जब प्रशांत भूषण जी ने कहा कि राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद चुनाव आयोग अपने वेबसाइट में कुछ न कुछ बदलाव कर देता है, कुछ उसको बदल देता है या अपडेट करता है, इस तरह की बात कही। तो मुस्कुराते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, किस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने तो नहीं देखी। तो इसकी व्याख्या हो रही तरह तरह से, वो नहीं देखते हैं। असल में पहले के जमाने में जो जज हुआ करते थे, वो अपने जिस मुकदमे की सुनवाई वो कर रहे होते थे, उसके संबंध में किसी सार्वजनिक विश्लेषण, व्याख्या या उस पर कोई लेख हो, एक तो लिखा ही कम जाता था, और लिखा जाता भी था तो वे उससे गुजरते नहीं थे, ताकि उन पर प्रभावित या स्वीकार नहीं करते थे, ताकि उनको किसी और तत्व से और पक्ष से उनके निर्णय को प्रभावित मान लिया जाए। तो जस्टिस सूर्यकांत ने ये तो अच्छा संकेत दिया है, मुस्कुरा के दिया है, मुझे नहीं मालूम। यानी कि अगर मैं कोई फैसला लिखूंगा तो उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस की भाव भंगिमा और उसमें दिखाए गए सबूत या की गई बातों से मतलब नहीं है उसका उतना। लेकिन ये तो मामला देखिए कि दो चीजें गड़बड़ हो रही है। हो सकता है मैं ही गड़बड़ कर रहा हूं क्या, कभी कभी अपने पर संदेह हो जाता है ना। होना चाहिए। अभी दो केस है अभी, हाँ बिल्कुल, दो केस है। एक जो बिहार में होगा और दूसरा जो 2024 या इसके पहले जो चुनाव हुए हैं हाल फिलहाल में, जो उसमें हो चुका है। जो होगा उसके लिए इसका सर की तैयारी है, विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारी हो रही है। उसको जो त्रुटियां होंगी, जो नाम छाटा जाएगा, वो तो वो एक प्रक्रिया है कि उसको शुद्ध शुद्ध हो। उन्होंने भी अब शुद्ध मतदाता सूची की मांग कर दी है। एक तो ये प्रसंग है जो होगा, लेकिन राहुल गांधी का उतना ही जबरदस्त फोकस है जो हो चुका है। जो हो चुका है उनको वहां ले जाना है चीजों को। जो हो चुका है कहने का वो इसी ढंग से साबित करेंगे कि जो हो रहा है अभी, जो दिखता है, यही पहले हो चुका है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे अनुराग ठाकुर हों या उनके और प्रवक्ता हैं, उनके प्रवक्ता तो बड़े भाई पावरफुल स्पोक्स पर्सन सब हैं, तो वो लोग जोर देकर बोल रहे हैं, पूरा शोध करके ले आए, मालवीय जी खुद ही लग गए इसमें। अब जब मालवीय जी ही डिगिंग में लग जाएं तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो कुछ भी निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं ना, आपके बम्बई में होता है, हड्डियों से सुरमा बनाते हैं लोग और सुरमा बेचते हैं, तो बोलते हैं ना कि सुरमा निकाल के हैं, ये वो सुरमा है जो देख। उस जमाने में भी होता था सर, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुंबई में होता है, उस जमाने में होता था। कबीरदास जिनकी चर्चा भी आपने की, हालांकि शायद जो भी हो, तो रसरी वगैरह के संबंध में चर्चा की, तो कबीरदास आते थे अलख निरंजन, तो तुलसीदास कहा करते थे, तुलसीदास बाद में हुए, तुलसी अलख का अलख है, राम नाम जप नीच। कबीर को नहीं कहते थे, जो निरंजनिया समुदाय के लोग थे उनको कहते थे कि अलग को क्या लिखना है, राम यानी कि जो क्या उसको बोलते हैं, साकार ब्रह्म जो होता है, निराकार और साकार, और सगुन सगुन ब्रह्म। सगुन। जब जब झगड़ा नहीं निपटा तब तुलसीदास ने ये भी लिख दिया कि सगुन ही अगुन ही नहीं कछु भेदा। बीजेपी कांग्रेस में कोई अंतर नहीं है जी, दोनों एक ही है। ये टैक्टिस उस जमाने में भी अपनाया जाता था, तो कह दिया सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, चलो चलो भक्ति करो। ये साबित कर दिया है कि बाबा साहब ने कहा था कि अध्यात्म के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में भक्ति महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में भक्ति बड़ी विनाशकारी होती है। अब अनुराग ठाकुर जैसे प्रवक्ताओं ने तो साबित कर दिया ना कि राजनीति में भक्ति बहुत विनाशकारी होती है। अगर पहले भी ऐसा होता रहा है तो कटघरे में तो चुनाव आयोग और उसके आयुक्त तो लोग न फंस गए हैं।
अभी ये इनको दे करके निकल रहे हैं, इन पर दाव खेल रहे हैं। तो इनको समझना चाहिए कि हुजूर कम से कम आयोग को तो बचाइए, लेकिन नहीं। तो यानी ये पहले से इसका चरित्र गड़बड़ है। तो अब इस तरह से हमारे समय में गड़बड़ नहीं हुआ। तो इस तरह की चीजें जो है सो कहते हैं घुमा फिरा करने बिल्कुल सीधे सीधे इसको रख दे रहे हैं। तो अब देखिए कि इसका दो पक्ष है। अब इस दो पक्ष में एक राजनीतिक उसका खूब बढ़िया बन रहा है, माहौल बन रहा है। अब असर क्या होगा, बिहार के चुनाव में ये हिम्मत हार जाएंगे गड़बड़ी करने का, इसका पूरा संकेत है। और न सिर्फ इनके बदमाशी, या कह लीजिए कि संस्थाओं में भी संशय है। संशय बहुत बुरी चीज है। अब ये संशय के अधीन है। तो अब संस्थाधिपति क्या करेंगे, संस्थाधिपति लोग क्या करेंगे, इस संशय की रात को कैसे काटेंगे। बिहार चुनाव का नतीजा निकलने तक सारे ब्यूरोक्रेसी की सांस फूली रहेगी। जी ठीक है। सुनील जी, जो प्रफुल्ल भाई कह रहे हैं कि बिहार चुनाव का नतीजा क्या निकलेगा, और गुण सगुण और निर्गुण सबका बता दिया उन्होंने। अब ये बताइए कि जो है, हम तो ये जानते हैं कि एक ओशो का मैं पढ़ा था, बहुत पुरानी बात है, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब अविश्वास चरम पे हो तो वहां से विश्वास की कोपल फूटती है, और जब अविश्वास चरम पे हो तो विश्वास की, और जब विश्वास चरम पे हो तो अविश्वास की कोपल फूटती है। तो दोनों हाल में मैं उसको ऐसे भी कहता हूँ कि गंगा में डुबकी लगाने से पाप तो छट ही जाता है, पाप निकल जाता है। डुबकी लगाएं, चाहे इधर आपके प्रयागराज में कोई डुबकी लगाए, चाहे जो है बहती गंगा में कोई हाथ धोने वाला डुबकी लगा ले, कि डुबकी भी लगा लेते हैं आए हैं तो, चाहे बिहार में। क्या आपको लग रहा है कि ये जो एसआईआर के बहाने जो सब लग गए हैं अब ढूंढने, ये हमको तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो सब इसी बहाने वोटर लिस्ट ढूंढ तो रहे हैं। एक और मैं वीडियो आपको दिखाता हूँ, उसके बाद फिर आपको लेके चलता हूँ आगे। वो राजनीति कैसे कैसे खेल खेलती है, और कहाँ कहाँ राहुल गांधी जा रहे हैं, अब कौन कौन कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ये भी उसमें इससे दिखाई पड़ेगा। और हम उसी पे चाहेंगे कि आप उस पर डिटेल, और क्या कह रहे हैं। धनंजय सर, मैं ये कह रहा हूँ, सुनील सर को कह रहा हूँ, वही बोलेंगे तो उनको खाली जुगान दे रहा हूँ कि गंगा का वाहन है मकर। गंगा का वाहन कौन है, मकर। अभी सारा खेल मकर द्वार पर है, मकर द्वार पे। यही अब मकर द्वार खूब बढ़िया से सुनील जी जानते हैं। तो सुनील जी, मैं आता हूँ आपके पास, और ये देखिए, ये है राजनीति। वीडियो देख लीजिए। ये वो लोग हैं जिनको चुनाव आयोग ने एसआईआर में जो हुआ अभी उसमें मृत घोषित कर दिया है, वो सब जीवित हैं, और दिल्ली कोर्ट में भी आए थे, तो राहुल गांधी से सब मिलने के लिए आए। तो ये जरा देखिए। सुना है आप जिंदा ही नहीं हो, जिंदे में मृत लोग घोषित कर दिया है। तो पता कैसे लगा आपको? वोटर लिस्ट चेक किया गया था, पता चला कि नाम ही नहीं है। और फिर आपने चेक किया, नाम क्यों नहीं है? पता लगा कि भैया मर गए, मार दिया, इलेक्शन कमीशन ने मार दिया। जी। आपको क्या लगता है, आप जैसे कितने लोग हैं? सर एक पंचायत में मिनिमम सर 50 लोग हो गए। आप कितने, मतलब आप कितने पोलिंग बूथ से हो? अभी सर मेरे 3-4 बूथ का है। ये 3-4 बूथ का है, और इन 3-4 बूथ में और लोग हैं? जी, और लोग हैं जो यहाँ तक अभी पहुँच नहीं पाए। ये राघोपुर विधानसभा से हैं, अभी वहाँ बाढ़ आई हुई है। इनको पता चला तेजस्वी जी की विधानसभा के हैं, तो उसमें देखा कि इन लोग को मृत दिखाया गया है। अब चुनाव आयोग ने जो सूची दी है, उस स्थानीय रूप से जो सूची बनी तो लोगों को मिल जाती है। अब वो चुनाव आयोग ने इनको डेड घोषित किया गया। फॉर एग्जाम्पल माता जी हैं, ये 85 साल की उम्र के हैं, इनको नहीं पता था कि ये मृत हैं। अब इनके ये सुपुत्र हैं, इनको पता चला लिस्ट में कि माता जी का नाम काट दिया, और ये सुप्रीम कोर्ट में कितने दिन खड़ी रही है? आज 6 घंटा सुप्रीम कोर्ट में खड़ी रही है। ये इतने जागरूक है, अपना वोट बचाने के लिए ये यहाँ आए। वो हमारे पास सूची भी है, लिखित में भी है, ऑफिशियली, जहां इन्होंने मृत घोषित कर रखा है इनको। अब वही मांग है, बिहार में 65 लाख जिन मतदाताओं के नाम कटे हैं, आप उनमें हमें कोज ऑफ डिलीशन बताइए। चुनाव आयोग ने क्या किया है कि 65 लाख में उन्होंने कैटेगराइज किया कि 22 लाख मृत हैं,
36 लाख शिफ्टेड हैं कि किसी दूसरी जगह शिफ्ट हो गए और कुछ डुप्लीकेट्स हैं। तो हम वो कह रहे हैं कि 36 लाख वो लोग कौन हैं जो शिफ्ट हो गए। मगर ये तो इलेक्शन कमीशन इंफॉर्मेशन देना नहीं चाहता ना। एग्जैक्टली वो मतलब अगर देगा तो पूरा उनका गेम खत्म हो जाएगा। जी, आप बताइए आपके साथ क्या हुआ? वो हमारे घर आए थे तो हमको बोले कैसे, तो हम कल होकर उनके घर पे जाके दे दिए आधार कार्ड, बैंक का पासबुक का फोटो कॉपी और फोटो दे दिए। तो बोले ठीक है जाओ। उसके बाद जब आया नाम आया तो उसमें मेरा मित्र में नाम घोषित हो गया। आपको क्या लगता है ये गलती से हुआ? सर ये हम राघोपुर से हम लोग आते हैं इसलिए तेजस्वी जी को हराने के लिए जानबूझ के किया गया। सर हम यही बोलेंगे महागठबंधन मिलकर किसी तरह बिहार को बचाइए। बिल्कुल 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 नहीं, हमारी तो पूरी कोशिश है इसको मतलब रोकने की कोशिश कर रहे हैं, हम मिलके कर रहे हैं। हम ये आरजेडी और हमारी पार्टी मिलकर रोक देंगे बेईमानी नहीं होगी, रोक देंगे हम, वोट चोरी नहीं होने देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। कह रहे हैं राहुल गांधी के रोक देंगे, वोट चोरी होने नहीं देंगे। सुनील जी, ये वो संजय यादव, मुझे लगता है मगर गलत नहीं हूं तो संजय यादव हैं, राज्यसभा के मेंबर हैं राजद के। ये क्या है, ये राजनीति है या क्या है? एक दूसरा, मुझे तो अच्छा लग रहा है कि वोटर कम से कम बड़े नेताओं के पास आम लोग पहुंच रहे हैं, उनके ड्राइंग रूम में पहुंच रहे हैं, उनकी लाइब्रेरी में पहुंच रहे हैं, उनके साथ बैठ करके आमने सामने बात कर रहे हैं। मुझे ये अच्छा लग रहा है। मुझे दूसरा ये अच्छा लग रहा है कि इसी बहाने आप जो है चुनाव पे, मतदाता पे बात कर रहे हैं और वोटिंग कैसे होती है, वोटिंग में कहाँ कहाँ गड़बड़ी है, ये सारे राज खुल रहे हैं। मुझे ये भी अच्छा लग रहा है कि सब जो है जितने सारे संवैधानिक संस्थान बनाए गए थे कि आम आदमी और संसद के बीच में, वो सारे जो है लगता है कि वो राहुल गांधी ने एक ऐसा कुछ चलाया है कि वो जितना नैरेटिव गढ़े बीजेपी मीडिया, उनका गटर मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, नैरेटिव गढ़ता है, वो तमाम नैरेटिव को राहुल गांधी अकेले अपने दम पे ध्वस्त कर देते हैं। जैसे ये नैरेटिव SIR जो नैरेटिव गढ़ा गया था, वो नैरेटिव यही था पहले, सबसे पहले था कि ये हिंदू मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठिया वगैरह वगैरह वगैरह, जो जैसे झारखंड में जिस तेजी से किया गया था, यहाँ भी वैसा ही होता है, यहाँ और गहरा होता है। इतने सारे वोट काटने की कोशिश की गई और लगा कि ऐसे नहीं तो ऐसे हम हरा ही देंगे। लेकिन राहुल गांधी ने, क्या नहीं लगता है आपको कि राहुल गांधी ने पूरी बाजी पलट दी है? धन्यवाद धनंजय जी। नहीं, सामान्य मतदाताओं का नेताओं के घर में ड्राइंग रूम में आना आपको अच्छा लगता है। अगर आप इस तरह की विजिट अनुराग ठाकुर को भी दिखा दीजिए तो शायद आपका उत्साह और बढ़ जाए कि वो उन मतदाताओं को अपने घर में बुलाए हुए हैं जिनकी पहचान उन्होंने वायनाड में की है। उन मतदाताओं को भी उन्होंने अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठाया है जिनकी पहचान वो रायबरेली में बता रहे हैं। तो शायद हो सकता है कि आपको और अच्छा लगने लगे। नहीं तो इसलिए तो मैंने कहा गांधी जहां जहां चल रहे हैं उधर उधर भाजपा ही आ रहे हैं। नहीं तो मुझे लग रहा है कि आपका जो ये अच्छा लगना है वो कहीं उसकी जो डेंसिटी है कम ना हो जाए। जब आप ये पाएंगे कि जो इन बड़े बड़े नेताओं का तो कोई दिख ही नहीं रहा है, आप इन सत्तारूढ़ दल के बड़े नेताओं के यहाँ किसी को अगर आप देख रहे हो तो शायद हम लोग भी देख लेना चाहेंगे। मुझे वीडियो राहुल गांधी ने आप याद कीजिए कि अभी तो चुनाव का समय है ना। अनुराग ठाकुर का वीडियो दिखाई नहीं पड़ रहा उनके ट्विटर हैंडल पे। आप सोचिए, राहुल गांधी ने, आपको याद कीजिए कि दिल्ली में ही ये तो मान लीजिए समूह में लोगों को बुलाया है जहां चुनाव चल रहा है बिहार का। रामेश्वर एक सब्जी बेचने वाले को उन्होंने अपने यहाँ बुलाया था, उसके परिवार को, और उसको उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा कि वो सब्जी खरीदने गया था, सब्जी का व्यापारी है, रिटेलर था, घूम घूम के सब्जी बेचता था, लेकिन महंगाई के कारण वह सब्जी नहीं खरीद पा रहा था और उसने अपनी व्यथा कथा किसी मीडिया चैनल वाले को बताया था। उससे उन्होंने मिलने की कोशिश की और मिले भी। आज जो बिहार की स्थिति है वह स्थिति यही है कि वहां के लोगों में खासतौर से जो साधनहीन लोग हैं, जो विपन्न हैं, समाज के वंचित वर्ग के लोग हैं, भूमिहीन हैं, बिना पता ठिकाने के लोग हैं, उनके सामने एक बड़ा संकट हो गया है कि वह मतदाता सूची में रहेंगे, यानी कि उनको मतदान का अधिकार उनका बचा रहेगा या छीन लिया जाएगा। ये बड़ा संकट है। यह जो नियम रोजमर्रा के जीवन में आने वाला जो संकट है उससे बड़ा है। हम भारतीय नागरिक रहेंगे, भारतीय चुनाव प्रक्रिया में भाग लेने की मेरी ताकत रहेगी, तभी आप अपने किसी मांग को, किसी समस्या को, किसी विषय को लेकर के आप अपनी आवाज बुलंद कर सकेंगे।
अन्यथा नहीं कर पाएंगे। आपके पास आप राजनीतिक दलों का, राजनीतिक नेताओं का मिलना जुलना इसलिए हो पाता है और राजनीतिक दल के लोग आपकी बात सुनते हैं क्योंकि आपके पास मताधिकार है। आपके मत से सरकारें बनती हैं या बिगड़ती हैं। जब आपको आपका अधिकार ही छीन लिया जाएगा तो फिर क्या आपके आगे पास ताकत बचेगी? राहुल गांधी ने और इंडिया दल समूह ने मिल करके इस विषय के विमर्श के कैनवास को बहुत बड़ा कर दिया कि आपको अपने मताधिकार को बचाना है और जो सरकार बन रही है वह सरकार आपके जनादेश से नहीं बन रही है बल्कि अपने द्वारा जो उसका फैब्रिकेटेड जनादेश है उससे बन रही है, आरोप लगा रही है। और इस आरोप से बचने का जो कोई भी प्रयास बीजेपी की तरफ से नहीं दिखता। क्यों? कि निर्वाचन आयोग जो आरोप लग रहे हैं उसका जवाब नहीं दे रहा। यह कह देने मात्र से कि मतदाता सूचियों तो हमेशा से गड़बड़ी होती रही है। अगर होती रही है तो आप विपक्ष के नेता थे, आपको बताना चाहिए था। निर्वाचन आयोग को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था। निर्वाचन आयोग तो आज निर्वाचन आयोग से विपक्ष के द्वारा कही जा रही किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो बातें नहीं करता। वो कहता है कि शपथ पूर्वक आप बयान दीजिए। तो आप एक संस्था के रूप में स्वतः संज्ञान लेने की जो आपके पास अधिकार है और अपने को दुरुस्त करने का दायित्व जो आपके पास है उसको कब उसका उपयोग करेंगे? आप अगर आप या तो आप साफ साफ कहे कि नहीं, राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं सिलसिलेवार आप बताइए कि नहीं ये गलत है। आप उसको तकनीकी आधार पर खारिज करने की कोशिश मत कीजिए, किसी गले नहीं उतरेगा। आप उसका भी अगर उनका ये कहना है कि एक ही आदमी का नाम 4 जगह मतदाता सूची में नाम है, अगर उनका ये कहना है कि एक ही स्थान पर 70, 80, 40, 50 मतदाता है, अगर उनका ये कहना है कि बोगस वोटर्स बहुत है, तो आपको इसका जवाब देना होगा ना। इसका जवाब देने के बजाय आप राहुल गांधी की ही विश्वसनीयता पर सवाल पैदा करने लगे कि चूंकि चुनाव नहीं जीत रहे थे इसलिए ये आरोप लगा रहा है। ये तो कोई तर्क नहीं हुआ। और अगर बीजेपी के लोग ये कहें कि आपको वायनाड में क्यों नहीं दिखाई पड़ता है, तो आपको दिखाई पड़ जाए। वायनाड में अगर राहुल गांधी को नहीं दिखाई पड़ रहा है, कांग्रेस को नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो आप देख लीजिए, आप लेके चले आइए सामने और ये कहिए कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है। और आप जब ये कहें कि मतदाता सूची में गड़बड़ी है तो ये जो जनादेश आपके पास है और लोकप्रिय होने का जो दावा करते हैं वो खोखला साबित हो जाएगा। यह बीजेपी के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। आप इस पूरे अभियान को कमजोर करने, अविश्वसनीय करने, इसके असर को कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की आईटी सेल ने श्रीमती सोनिया गांधी का नाम मतदाता सूची में लाने का प्रकरण सामने लाई है। आप उनका नाम मतदाता सूची में आया, विरोध हुआ, उनका नाम कट गया। कांग्रेस सत्ता में थी, बावजूद उसका नाम कटा। फिर उनका नाम जब दोबारा शामिल हुआ, यह मामला न्यायालय तक में गया, हाईकोर्ट तक में उसकी सुनवाई हुई, उसका न्यायिक पुनरीक्षण हुआ और न्यायालय ने जो आदेश दिया वो लागू हुआ। अब उसका उल्लेख क्यों नहीं करते हैं कि न्यायिक पुनरीक्षण के बाद उनका नाम मतदाता सूची में आया और आज भी है। राहुल गांधी ने जब सवाल पैदा किया तब ये सवाल आप लेकर के आ रहे हैं, क्यों लेकर के आ रहे हैं? सवाल इस बात का है। तो जो राहुल गांधी या इंडिया दल समूह ने सवाल पैदा किया जो चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को लेकर के आई, और अगर चुनाव की प्रक्रिया ही पारदर्शी नहीं होगी, जनादेश हासिल करने का जो तौर तरीका होगा उसमें ही लोगों की भागीदारी को सीमित करने की कोशिश की जाएगी, तो स्वाभाविक है कि लोगों के मन में विश्वास पैदा होगा। और ये बढ़ता हुआ विश्वास निश्चित रूप से निर्वाचित सरकारों के इकबाल को कम करती है। लोकतंत्र में चुनी सरकारों की ताकत होती है। क्यों? कि वो लोगों के जनादेश से बनती है। यह बात भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं समझेगी और राहुल गांधी को खारिज करने की कोशिश करेगी तो वो उसके पक्ष में कहीं नहीं जाता। अनुराग ठाकुर राहुल गांधी पर आरोप लगा करके निर्वाचन आयोग पर लगने वाले आरोप और उस कारण से भारतीय जनता पार्टी को मिलने वाले लाभ को आप खारिज नहीं कर सकते। बल्कि अगर निर्वाचन आज बीजेपी को यह कहना चाहिए था कि जो आरोप लग रहे हैं निर्वाचन आयोग पर, निर्वाचन आयोग उसको सफाई दे। वह निर्वाचन आयोग की तरफ से जो सफाई देने के लिए बीजेपी के लोग आ जा रहे हैं, ये मुझे लगता है कि लोगों को स्वीकार नहीं होगा। तो और दूसरी चीज,
जो बात राहुल गांधी के वकील ने पुणे में कहा, मेरा अपना मानना है कि वह जो बात कही गई वह राहुल गांधी के खिलाफ जाती। एक तरफ राहुल गांधी पूरे देश की जनता को का आह्वान कर रहे हैं कि डरो मत, और खुद कह रहे हैं कि मेरी जान को खतरा है। ये कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट था और इसकी गंभीरता को राहुल गांधी ने खुद समझा, इसलिए उनकी तरफ से बात कही गई कि उन्होंने इसको स्वीकार नहीं किया और उनके बगैर सहमति के यह न्यायालय में दिया गया। मेरा अपना मानना है कि अगर आप अपने आप को निर्भीक सरकार से लड़ने वाले नेता के रूप में, आप वही उनकी पूंजी है, ऐसा नहीं कि विपक्ष में नेताओं की कमी है, लेकिन राहुल गांधी लोगों के बीच में एक ऐसे नेता के रूप में इमर्ज किए हैं जो सरकार के द्वारा तमाम विपक्षी नेताओं को तमाम तरह से उत्पीड़ित करने के आरोपों के बीच वो सरकार से जूझते हुए दिख रहे हैं, अपनी बातों को लोगों के बीच में ले जाते हुए दिख रहे हैं। तो राहुल गांधी के द्वारा पूरी चुनाव प्रक्रिया पर उठाए जाने वाले सवाल और उस सवालों पर चुनाव आयोग की चुप्पी और उसमें भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया जा रहा स्पष्टीकरण या कांग्रेस के ऊपर काउंटर आरोप या किसी भी तरह से राहुल गांधी के नैरेटिव को कमजोर नहीं करता। सुरेंद्र भाई साहब जी, ये तो मानिएगा, मैं इस बात का श्रेय मैं देता हूं मोदी जी को भी या राहुल गांधी को। मोदी जी को श्रेय है कि लोकतंत्र को भटकाने के लिए उन्होंने तमाम जितने हथकंडे हो सकते हैं सबका इस्तेमाल करवा दिया। सेंगोल ले आए, मंदिर का उद्घाटन करवा दिया, संवैधानिक संस्थाओं को बोला पकड़ इसको, सबको पकड़ा दिया। दूसरी तरफ राहुल खड़े हुए 2-3 साल से जो दिख रहे हैं कि वो जो है लोकतंत्र के लिए जो सबसे जरूरी 2 तत्व है, एक संविधान और एक मतदाता, दोनों को उन्होंने चर्चा के केंद्र में ला दिया। 2024 का जो चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, उसमें संविधान बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका संविधान की खाली कवर ने दिखाई थी। बीजेपी वाले लोग कहते हैं कि संविधान का कवर है, डायरी है वो, लेकिन संविधान के कवर ने भी इतना असर दिखाया कि जो 400 पार जाने का मंसूबा पाले हुए थे वो 240 पे अटक गए। उसमें भी ढेर सारे आरोप आप भी लोग भी लगाते हैं कि कहाँ गड़बड़ी हुई, अभी तो खुल के आ ही रही है, अभी आएगी बहुत कुछ। अब इसके बाद अभी जो बिहार का चुनाव हो रहा है, ये एसआईआर लेकर के आए कि साला कहानी ही बदल देते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने फिर कहानी बदल दी। अब मतदाता को केंद्र में ला दिया, संविधान और वोटर, बिना वोटर के लोकतंत्र नहीं, और उस वोटर को ताकतवर बनाया संविधान ने। क्या आपको लग रहा है कि राहुल गांधी बार बार जब से वो पदयात्रा पे निकले हैं वो पूरे नैरेटिव को ही एक ऐसी दिशा में मोड़ देते हैं जो मुझे लग रहा है कि बेहतर की दिशा में जा रहा है। कितना भी दलदल से, कचकच से, कीचड़ से, कादों से गुजरना पड़े, खूटी खाटी से, हम लोग के यहाँ अरहर का पौधा जब लगता है, पेड़ जब बनता है और उससे कटाई जाती है, हो जाती है, उसमें दौड़ना आसान काम नहीं है। हमारे यहाँ राहड़ बोलते हैं प्रफुल्ल भाई, तो राहड़ के खेत में दौड़ा नहीं जा सकता है, दौड़िएगा तो गिरिएगा, कहाँ फट फूट जाएगा, क्योंकि बड़ा नुकीला होता है, उसका धारदार होता है। तो वैसी स्थिति मुझे दिखाई पड़ रही है कि जिधर से दौड़ा रहे हैं पूरे सिस्टम को, वो राहड़ के खेत से दौड़ा रहे हैं। और एक और मुझे याद आ गया, बड़ा फेमस ये किस्सा है इसके कोर्ट को लेकर के, कि कोर्ट में एक आदमी पेश हुआ सुरेंद्र भाई साहब, और उसको अंग्रेजी नहीं आती थी, तो वहां तो सारी अंग्रेजी में बहस हो रही थी। तो जज साहब ने पूछा कि क्या देखा आपने, तो उसने कहा मारिंग द लाठी एंड फोड़िंग द कपार, अब भागिंग रहड़िए रहड़िए। तो रहड़िए, तो ये जो सिनेरियो बन रहा है, क्या आपको लग रहा है लोकतंत्र की दिशा में बेहतर हो रहा है या गड़बड़ होके कहीं भटक जाएगा सब? देखिए, ये इस बात पर आज की डेट में कोई बहुत डेफिनेट बात नहीं की जा सकती। आज के डेट में यह है कि हम एक बहुत गंभीर दौर से गुजर रहे हैं, और 2 बातें सिर्फ इस समय पूरे देश में चर्चा में, वही महत्वपूर्ण है, बाकी सारी बातों का कोई मतलब नहीं है कि ये एसआईआर चुनाव आयोग की मनमानी से होगा या जनता के मन से होगा। अब अभी उसके जो सेमीफाइनल मैच खेल रहे हैं इस समय सुप्रीम कोर्ट में, फाइनल मैच तो बिहार में ही होगा। आज मैं देख रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि एसआईआर बड़ा वोटर फ्रेंडली है, यानी कोर्ट ने बता दिया कि देखो गुरु, ये
फ्रेंडली मैच चल रहा है, इसको टेस्ट मैच या वनडे मैच समझ के किसी गलत नतीजे पर पहुंचने की कोशिश मत कर। अभी जो कल जिन लोगों को, और इसके प्रमाण है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था पिछली बैठक में, सिटिंग में, कल को छोड़ करके इसके पहले, कि आप 15 ऐसे मतदाता ले आइएगा जो जिंदा है और जिन्हें 15 ही कहा था, 15 ही कहा था। हाँ 15 ऐसे मतदाता ले आइएगा जो जिंदा है, उनका नाम रजिस्टर में कर दिया गया है, फिर आप देखिए हम कैसे एक्शन लेंगे जो कहा उन्होंने। तो 17 तो अकेले वो आरजेडी के एमपी ले आए थे, उनका नाम क्या है, रघुनाथ है क्या, मैं भूल रहा हूँ, और 2 मतदाताओं को तो योगेंद्र यादव बाकायदा ले गए कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट अपने वचन का पक्का होता तो उन 15 को बुलाता भी कि भाई हमने बुलाया, हमारे बुलाने पर ही आए। उनके वोटिंग कार्ड वगैरह लेके वो लोग सब आए थे, वो उनको लेता, वेरीफाई करता और उस बात को लेता कि हाँ ठीक है ये मतदाता इतने हमारे सामने उपस्थित हुए। उसने तो नोटिस ही नहीं लिया कि 17 लोग आए हैं। उसने बड़ी खूबसूरती से योगेंद्र यादव की तारीफ में मोड़ दिया। ये सब जताता है कि सुप्रीम कोर्ट की जिस न्याय की देवी की आंख की पट्टी खुल गई है, और जब से पट्टी खुली तब से वो एक ही तरफ देख रही है। जब अंधी थी तब बहुत जगह देखती थी, अब वो सिर्फ एक ही तरफ देख रही है। उसके पहले उन्होंने कल ये भी कह दिया कि साहब आधार को इसको क्या कहते हैं, नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता। अब उनसे कोई पूछे कि भाई कोई नागरिकता का मुकदमा चल रहा है क्या? नागरिकता तो होमलिस्टिक करनी है। चुनाव आयोग अपना तर्क दे रहा है, लेकिन मुकदमा तो नागरिकता का नहीं है। और लॉ का एक सिस्टम है कि जितना रेफरेंस है कोर्ट में उससे इधर उधर नहीं जा सकता। मैं तो बहुत से मुकदमे में लड़ता रहा हूँ, वहां कोर्ट अपडेट कर देती थी कि अरे भाई जो मुकदमा उस पर बात करिए। वो सीधे कहते थे कि पूरी रामायण मत सुनाइए, जिस चौपाई पर बहस हो रही बस उससे पर केंद्रित करिए। अजब दौर है न्यायपालिका का कि जो मुद्दा उस पर केंद्रित होने के बजाय पूरी रामायण पर चर्चा हो रही है। रावण कौन था, राम कौन था, और जनता ये पूछे कि ये रावण को क्यों मारा, किसने मारा, इतना एक बात का जवाब देना। आज वोटर फ्रेंडली कह दिया, तो देखिए हमें वहां से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। अगर किसी को उम्मीद है तो मैं समझता बहुत गलतफहमी में जी रहा। हम लोगों को लगता है, बहुत से पत्रकारों को, यूट्यूबर्स को भी, कि नहीं सुप्रीम कोर्ट ये नहीं चाहेगा। देखिए वो नहीं चाहने वाला दौर चला गया। जो सूर्यकांत चीफ मिनिस्टर के घर पर खाना खाने के लिए जा सकते हैं और उसी समय हरियाणा हाई कोर्ट के जजेस को बुला सकते हैं, तो मैसेज साफ है। और ये मैसेज देने के लिए सत्ता पक्ष बाकायदा बाध्य करता है, ताकि जुडिशरी में संदेश जाए कि देखो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस वो कैसे हमारे इशारों पर नाचा, तुम लोग ज्यादा बुद्धि दिखाने की कोशिश न करना। ये अधिनायकवाद की ओर हम तेजी से बढ़ नहीं रहे, बढ़ चुके हैं। अब सवाल दूसरा है कि क्या 65 लाख, वरना तो सुप्रीम कोर्ट को कुछ नहीं करना था। वो अगर खाली इतना कह देता कि हे चुनाव आयोग, जिन 65 लाख मतदाताओं का वोट आपने काटा है, इनके नाम इनको दे दीजिए। एक दूसरा कह देता जो भी जानकारी देनी इनको डिजिटल दे दीजिए, समस्या खत्म हो जाती। ये वैसे ही है जैसे जब इलेक्शन फंड के लिए पैसा की बात थी तो स्टेट बैंक कहता नहीं हमें 3 महीने लगेंगे साहब ये बताने में किसको किसको हमने पैसा दिया। और जब कोर्ट ने कहा कि नहीं कल शाम को बताना है,
तो सुबह ही पता चला, पूरा डिटेल आ गया। तो इस डिजिटल युग में हर चीज डिजिटल है और होनी भी चाहिए। तो चुनाव आयोग के इरादे बिल्कुल साफ है, और मुझे कभी कभी तो लगता है कि मुकदमा चुनाव आयोग, वो सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग को मुकदमा नहीं सुन रहा, सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग के किए पर मोहर लगा रहा है। ये ठीक है, इन्होंने आधार, ये डिजिटल नहीं दे रहे हैं, बहुत अच्छा। वो तो उनका जो चुनाव आयोग ने किया है उस पर मोहर लगा रहा है, और ये साफ दिखाई पड़ रहा है। अब देखना जो उसका पार्ट 2 है, बिहार, जहां सारा गेम होना है, कि क्या उसके खिलाफ कितना बड़ा आंदोलन होगा, क्या वहां राजनीतिक दल बहिष्कार करेंगे, नहीं बहिष्कार करेंगे तो जनता की ढंग से बिहेव करेगी, और अल्टीमेटली ये चुनाव जो है SIR पूरे देश में, अगर हार गए मतलब जीत गई बीजेपी, तो जाहिर है जान लीजिए कि आप पूरे देश में SIR होगा और फिर एक लंबी लड़ाई की तैयारी होगी। तो आज बड़ा इम्पोर्टेंट मुझे डिबेट लग रहा है। और चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट सब अपनी जगह बहुत प्रतिष्ठित पद है, जगह है, स्थान है, उसकी बड़ी भूमिका है। उस पर कमेंट करने के बजाय, वो था ना, वो एक बड़ा फेमस गीत था सुरेंद्र भाई साहब, 2 सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात। मैं उसको देख रहा हूँ दूसरे तरीके से, और मैं देख रहा हूँ कि मैं शैलेंद्र भाई आपके पास आता हूँ, वो देख रहा हूँ कि संविधान और मतदाता, बहुत इतनी चर्चा मैंने कभी सुनी नहीं थी, और संविधान पर इतनी चर्चा कभी हुई नहीं, मतदाता पे भी इतनी चर्चा कभी हुई नहीं। मतदाता को मुर्गा और दारू देकर के सलटा लिया जाता था। अब मतदाता जो है मुर्गा दारू वाला नहीं, वो कह रहा है कि भैया हमको तो वोट देना है, और हम उसको वोट देना चाहते हैं जो संविधान बचाएगा। तो ये दोनों जो चर्चा में है, मतलब पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ। आप लोग मुझे कट कर सकते हैं कि हो सकता है मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ, ज्यादा उत्साहित हो गया हूँ, लेकिन पहली बार मैं महसूस कर रहा हूँ कि मतदाता चर्चा में है। नेताजी गौन हो गए हैं, प्रधानमंत्री गौन हो गए हैं, बड़े बड़े अधिकारी गौन हो गए हैं। ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी जब लेकर के आए थे SIR, तो कितना हंगामा हुआ था। लोगों ने कहा कि मुसलमानों के नाम कट कर दिए जाएंगे, फलाना कर दिया जाएगा, फिर से हिंदू मुसलमान चला जाएगा, बांग्लादेशी नैरेटिव चलेगा। ये तमाम नैरेटिव को ध्वस्त करके मतदाता पे फाइन लिया गया कि भैया ये गड़बड़ देखो, यहाँ एक घर है, एक महिला अकेले रहती है, 297 लोगों का नाम कैसे आ गया इस मतदाता सूची में। ये देखो, इसके यहाँ पासवान भी है, ब्राह्मण भी है, मुस्लिम भी है, सब एक ही घर में कैसे रह रहे हैं। ऐसे ढेर सारे कांड हुए, लोग दिखा रहे हैं, एक नहीं बाढ़ आई हुई है वीडियो की। शैलेंद्र भाई, क्या आपको लग रहा है कि ये 2 जमी का सितारों पर मिलन आज की रात वाला जो गाना है, राहुल गांधी ने एक जाने अनजाने ऐसा तार छेड़ दिया है जिस तार से करंट इस देश के हर नागरिक के घर में जा रहा है, वोटर पहली बार चिन्हित किया जा रहा है, और उसके सवालों को एड्रेस किया जा रहा है। न मंदिर एड्रेस हो रहा है, न हिंदू मुसलमान एड्रेस हो रहा है, न मोदी प्रधानमंत्री एड्रेस हो रहा है, न संसद एड्रेस हो रहा है, न सुप्रीम कोर्ट एड्रेस हो रहा है, न चुनाव आयोग एड्रेस हो रहा है। सीधा फोकस वोटर। आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? आपने कहा कि पहली दफा संविधान और जैसे मतदाता जैसे भारतीय राजनीति के चर्चा के केंद्र में है। जाहिर सी बात है कि पहली दफा संविधान पे इतना बड़ा संकट आया है, और सरकारें जैसी भी चलती रही हो, अच्छी या बुरी, लेकिन किसी ने इस तरीके से इस देश के लोकतंत्र के अपहरण की तैयारी नहीं की, और ना ही मतदाता के अधिकारों का हरण करते हुए वो चाहते थे कि जैसे हम एक ओलिगार्की एस्टैब्लिश कर लें, अडानी अंबानी है, हम हैं, और हमारे साथ जैसे हमारे मित्र बंधु हैं, और हिंदुस्तान की जनता जो मूड है बेचारी, जैसे गलियों में रहती है, कूचों में रहती है, उसको जैसे समझ में नहीं आता है, इसीलिए जैसे वो देश के भविष्य के लिए उतनी चिंतित नहीं है, तो उनको जैसे चर्चा के केंद्र से बाहर कर दिया जाए। तो जब संविधान पर संकट आया है तो संविधान चर्चा में है, जब मतदाता के अधिकारों पे आक्रमण हुआ है तो मतदाता चर्चा में है। लेकिन ये सहज और स्वाभाविक नहीं है। जाहिर सी बात है कि इसमें राहुल गांधी जैसे कैटलिक फोर्स के रूप में काम कर रहे हैं,
और इसके लिए इतिहास उनका स्मरण करेगा। संकट तो बराबर आते रहते हैं, लेकिन संकट के उस प्रॉपर घड़ी में एक बेहतरीन आदमी के होने से, एक कन्विक्शन वाले आदमी के होने से, और जिसकी प्रतिबद्धता हो और जिसने मृत्यु के भय का परित्याग करते हुए साहस और प्रेम का वर्ण किया हुआ हो, वो जो है से इसको एड्रेस करने में कैपेबल होता है। तो राहुल गांधी को इस कैपेबिलिटी के लिए शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव सिचुएशन बने हुए थे जिसमें इन दोनों चीजों को केंद्र में आना ही आना था, राहुल गांधी उसमें सब्जेक्टिव फोर्स हैं, यानी ऑब्जेक्टिव रियलिटी को सब्जेक्टिवली ट्रांसलेट करने के लिए राहुल गांधी वहां उपस्थित हैं। और ये राहुल गांधी का एक बेहतरीन काम है, उन्होंने नैरेटिव को तो जरूर बदल दिया है। आज सुरेंद्र भाई साहब बड़ा साफ साफ कह रहे थे कि किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट एक्ट कर रहा है। अरे भाई, 2-3 सवाल तो बिल्कुल सिंपल थे जो हमको पता नहीं चलता, हम वकालत नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप जैसे मतदाता सूची जैसे आपके बात का जैसे माल नहीं ना है, वो जैसे पीपुल्स प्रॉपर्टी है और जनता को उससे जैसे वंचित क्यों रखा जा रहा है। जनता यानी कि हिंदुस्तान का एक भी नागरिक अगर चाहे कि वो हिंदुस्तान के मतदाता सूची को देखे तो आप उसको जैसे लॉक क्यों कर दिए। जिससे लगा कि जैसे कोई सामान जैसे कागज पत्तर उठा के लेके नहीं भागता है चोर चाई और ले जाके जैसे संदूक में बंद कर देता है ताकि जैसे पुलिस और दूसरा किस्म का कोई रेड हो रहा हो तो उसकी हिफाजत करे। तो ये तो इसी किस्म का एक्ट था ना, तो सुप्रीम कोर्ट में पूछा जाना चाहिए था ना उनसे कि जनाब जैसे इसमें आपको क्या कष्ट है कि हिंदुस्तान की जनता जैसे अपना नाम देखना चाहे, अपना वो देखना चाहे कि हम वहां हैं कि नहीं हैं। इस सूची को इस तरीके से डिजिटल फॉर्म से पीडीएफ से अलग हटा के सीधा सीधी जैसे वो आप कर दे रहे हैं, जिसमें फोटो कॉपी तो हम कर सकते हैं लेकिन इसका डिजिटल एनालिसिस नहीं कर सकते हैं। तो ये क्यों आपने किया, और इसी से इंटेंशन का पता चल जाता है। इसीलिए अपराध के लिए मोटिव का एस्टेब्लिश होना बहुत जरूरी है, और मोटिव बिल्कुल साफ है कि जनता से बात छुपाने की, पॉलिटिकल पार्टी जो स्टेक होल्डर है उसमें उनसे बात छुपाने की कोशिश की जा रही है। सामान्य तरीके से जिन चीज एफआईआर जब होता है किसी के ऊपर कोर्ट में, तो एफआईआर का नकल सामने वाले को दिया जाता है ताकि वो उस नकल को पढ़ के ये समझ सके कि हमारे ऊपर क्या क्या आरोप लगाए गए हैं। तो मेरी बात एक तो ये है। दूसरी बात यह है कि हमेशा मतदाता पुनरीक्षण चलता रहता है। अगर कोई ईमानदार सेशन जैसा आदमी बैठा रहता है चुनाव आयोग में तो चुनाव इंश्योर हो जाता है। बढ़िया कोई गड़बड़ आदमी होती है तो थोड़ी बहुत होता है, तो थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो जाती हैं। तो इसके लिए किसी विशेष पुनरीक्षण की जरूरत है, हम ऐसा नहीं समझते हैं। ये एक मोटिवेटेड स्टेप है। तीसरी बात यह है कि 65 लाख लोगों को आपने बाहर किया है। आप कह रहे हैं कितने लोग मर गए, कितने लोग जैसे दूसरी जगह चले गए। आप ये कैसे जैसे वेरीफाई करते हैं? हिंदुस्तान के अंदर माइग्रेशन एक यूजुअल और नॉर्मल प्रॉब्लम है। जो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं वहां से बड़े पैमाने पे माइग्रेशन होता है, और इस माइग्रेशन में जैसे कोई स्थायी निवास का काम नहीं होता है, बल्कि उस माइग्रेशन के जरिए से दूसरे स्टेट में रोजगार खोजा जाता है और सामान्य दिनों में वो लौट के अपने घर आते हैं। आप उनकी इच्छा के विरुद्ध उनका घर शिफ्ट कर देना चाहते हैं। कहते हैं कि आप जैसे हम यहाँ से दिल्ली जाके जब 4 साल रह जाएं और हम चाहते हैं कि हम अपने चुनाव क्षेत्र में अपने प्रतिनिधि का चुनाव करें और हम वहीं कंट्रीब्यूट करें। आप जैसे शिफ्टिंग को जैसे मेरी इच्छा के विरुद्ध जैसे शिफ्टिंग मान लीजिएगा। अगर वहां जैसे कोई मतदाता आइडेंटिफाई नहीं होता है तो उससे पूछा जाना चाहिए था, या डबल भी मिल गया तो आप उससे पूछ सकते थे कि आप कहाँ का मतदाता रहना पसंद करेंगे। ये मेरे चॉइस का मसला था। तो ये सारी चीजें जैसे चुनाव आयोग के इंटेंशन को क्लियर करती हैं, और सर्कमस्टांशियल एविडेंस चुनाव आयोग के एकदम खिलाफ है। तो मामला आईने की तरह साफ है। अब देखना है कि जज साहबान क्या करते हैं, लेकिन जज साहबान जो करेंगे सो करेंगे। दुनिया का इतिहास कोर्ट में नहीं लिखा जाता है, दुनिया का इतिहास सड़कों पे लिखा जाता है, और सड़क पे दुनिया का इतिहास कभी भी कोर्ट में नहीं लिखा गया। किसी कोर्ट से जैसे किसी इतिहास की रचना नहीं हुई है। उसकी रचना जैसे कोर्ट से क्या होता है, कोर्ट से होता यह है कि जन संघर्षों से विमुख यथा स्थितिवादी सत्ता के अंदर आप थोड़ी बहुत सुविधा और थोड़ा बहुत चीज लेके लोकतंत्र के भरम को बनाए रखने के लिए कोर्ट का इस्तेमाल करते हैं। लोकतंत्र जब क्राइसिस में होता है तो उसकी रक्षा वो लोग करते हैं जो लोकतंत्र के पार्टिसिपेंट्स होते हैं और जो उसके स्टेक होल्डर होते हैं। और जाहिर सी बात है कि लोकतंत्र के स्टेक होल्डर हिंदुस्तान की जनता है। यही जैसे उसको
ठीक है कि संविधान ने ये उम्मीद की थी कि हमारे जज साहिबान जो हैं वो गार्जियन बन के हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के को प्रोटेक्ट करेंगे, अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करेंगे, लेकिन अभिव्यक्ति की इस आजादी के लिए उमर खालिद कीमत चुका रहे हैं। अभिव्यक्ति के इस आजादी के लिए सरजिल इमाम जेल के अंदर है। अभिव्यक्ति के इसी आजादी के का इस्तेमाल करते हुए जो हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन से उनको दिया गया था, गुलफिसा जेल में है, लड़कियां जेल में है, लड़के जेल में है, बूढ़ा आदमी जेल में है। कहने का गर्ज यह है कि हिंदुस्तान एक भारी क्राइसिस के दौर से गुजर रहा है और हिंदुस्तान के अंदर लोकतंत्र के अपहरण की जो तैयारी चल रही है उसके खिलाफ इस लड़ाई की बहुत ही शिद्दत के साथ जरूरत थी और राहुल गांधी इस लड़ाई को जनता के बीच लेके गए हैं। अंत में 2-3 बातें और मैं कहना चाहता हूं। आपका वोट कटा है, मेरा वोट कटा है, सुनील जी का वोट कटा है, हम क्यों चिंतित हैं? हमारी ये चिंता जो है सो असल में लोकतंत्र में हमारी आस्था के गर्व से पैदा हुआ है और दुनिया के किसी हिस्से में थोड़ा सा भी अंधेरा बाकी हो तो क्या हम सार्वभौम रोशनी का ऐलान कर सकते हैं? तो अंधेरे के खिलाफ लड़ पाने की मनुष्य की इसी इच्छा की वजह से मनुष्य जो है सो मनुष्य है। दुनिया के किसी हिस्से में थोड़ी सी भूख बाकी हो तो हम ये घोषणा कर सकते हैं क्या? सार्वभौम जैसे भूख से मुक्ति की घोषणा नहीं की जा सकती है। और ये अंततः जैसे आपकी डिग्निटी के ऊपर भी सवाल है, तुम होता कौन है? चलो हटो, हम बताएंगे नहीं बताएंगे ये हमारी इच्छा और अनिच्छा का प्रश्न है। तो ह्यूमन डिग्निटी को स्मैश करने वाला सवाल है। और ज्ञानेश कुमार जी के लिए, राजीव कुमार जी के लिए एक बात हम कहना चाहते हैं, पिता जैसे अपने बच्चों के लिए क्या छोड़ के जाता है? पिता अपने बच्चों के लिए एक जैसे गर्वबोध छोड़ के जाता है कि हम फलाने के पुत्र हैं। वो जाएंगे तो ऐसा गर्वबोध उनके बच्चों को उपलब्ध नहीं होगा। प्रॉपर्टी तो बहुत छोटी चीज है, असल में जैसे फलाने के बेटा होने का जो गर्वबोध है ये जैसे बेटा को की छाती को चौड़ा कर देता है और यही पितृत्व की सफलता है कि आप अपने पीछे अपने बच्चों के लिए खास किस्म का गर्वबोध छोड़ के जाएं। और तीसरी बात ये कहना चाहते हैं कि लड़ाइयां जो है सो लोगों को तपाती हैं और वहां से सोना पैदा होता है और इसी से मूल्य बोधों की रचना होती है। इसीलिए हर बार लड़ाई का होना बहुत जरूरी है। लड़ाई का मतलब क्या है? लड़ाई का मतलब जैसे खुद से भी लड़ाई है, ह्यूमन डिग्निटी का जैसे एक्नॉलेजमेंट भी लड़ाई है। जब आप अपने स्वार्थ का परित्याग करते हैं, हम लोग यहाँ बैठ कर कर रहे हैं, ये भी लोकतंत्र के रक्षा की लड़ाई है। गो की जैसे हमारे ऊपर हमला नहीं है, लेकिन अगर हमले की प्रक्रिया की शुरुआत हुई है तो वो हम तक भी पहुंचेगा। और मोदी जी जो हैं वो उनके पास कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है, ये अथॉरिटी पहले भी नहीं थी। ये अथॉरिटी जैसे इस देश के अंदर जो मिली है आजादी के आंदोलन के गर्भ से लोगों को मिली है, तो इस आंदोलन के तो ये पार्टिसिपेंट रहे नहीं है, इसीलिए इसमें कोई मोरल क्वेश्चन तो है नहीं। राहुल गांधी ने एक काम किया है और वो ये किया है कि किसी सत्ता के लोक सम्मत और जैसे नैतिक होने का जो आधार है वो उसको जैसे एक शक्ति प्रदान करता है। मोदी के सत्ता के नैतिक होने के आधार को राहुल गांधी ने निकाल लिया है। अब ये सत्ता जैसे क्रूक्स की सत्ता में कन्वर्ट हो गई है। पहले लगता था, जनता को जब विश्वास होता था तो लगता था कि भाई जीत के गया है, प्रधानमंत्री है, तुम भी अगले 5 साल में रूल कर लेना। लेकिन जनता तक ये मैसेज पहुंचा है कि ये सत्ता जैसे ये सरकार जो है नैतिक सत्ता से विहीन है और इसने लोकतंत्र का अपहरण किया है। ये मैसेज वो गांव-गांव तक पहुंचाने में कामयाब हो गए हैं और मैं समझता हूं कि लड़ाई होगी और नाम कटने के बावजूद शायद बिहार में जैसे जीत हो जाएगी, इसीलिए कि वहां जनता जैसे बहुत जागी हुई है। और देखिए विपक्ष क्या करता है, लड़ाई का बहिष्कार करके भी बड़ी लड़ाई हो सकती है, चुनाव का बहिष्कार करके भी। अब वो कहां तक जाना पसंद करेंगे ये तो टैक्टिकल मसला है और ये वो लोग बैठ के तय करेंगे। तो हमको बस यही इस पे कमेंट करना है। ठीक है, तो शैलेंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद, प्रफुल्ल भाई धन्यवाद, सुनील जी हमारे साथ थे उनका भी बहुत आभार, और सुरेंद्र दुबे भाई साहब थे उनका भी आभार। आप तीनों का, चारों का बहुत बहुत आभार, और आभार आप तमाम साथियों का। बहुत सारे खेल हैं, हम सब उलझे हुए हैं वोटर में, लेकिन वोटर के पीछे ही बहुत सारा खेल हो रहा है, उस पर भी बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि, कल मिलते हैं 10:30 बजे।